हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल एलजी मेडिकल। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने एड्रेनल ट्यूमर के बारे में डिस्कस किया था। दैट इज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द व्हाट इज एड्रेनल ग्लैंड, what are the anatomy and physiology of the adrenal gland, introduction of the adrenal tumor, definition, causes and risk factors. Now we are going to see the stages of the adrenal carcinoma या tumor. ठीक है, तो WHO के अकॉर्डिंग ये स्टेजेस हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज है, 4 स्टेज में आपका ट्यूमर डिवाइड है। तो फर्स्ट स्टेज ट्यूमर हम तब कहेंगे जब ट्यूमर का साइज लेस देन 5 सेंटीमीटर होगा। सेकेंड स्टेज आ जाएगी अगर वो अपना साइज बढ़ा लेता है और मोर देन 5 सेंटीमीटर कर देता है। तो थर्ड स्टेज हम तब कहेंगे कि जब ट्यूमर जो है वो मेटास्टैटिक हो जाएगा, फैलने लगेगा और वो अपने आसपास के सेल्स या टिश्यूज को भी कह सकते हैं कि कार्सिनोमा उसके अंदर कर देगा। साथ ही साथ वो बाहर नहीं जा रहा है, अभी वो सिर्फ, अगर मान लीजिए यहाँ पे एड्रेनल ग्लैंड के अंदर ट्यूमर है तो एड्रेनल ग्लैंड ही के अंदर ही है, वो बाहर नहीं गया। अब फोर्थ स्टेज यानी कि सबसे डेंजरस स्टेज हम कब कहेंगे, जब वो एड्रेनल ग्लैंड के आसपास की चीजों को इन्फेक्टेड कर देगा। लाइक सबसे पास तो किडनी होती है, किडनी को इन्फेक्टेड कर सकता है, लीवर को इन्फेक्टेड कर सकता है, स्टमक को इन्फेक्टेड कर सकता है, इन सारी चीजों को इन्फेक्टेड कर देगा। तो ये थे आपके स्टेजेस। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि इस तरह के अगर स्टेजेस आएंगे तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं। सबसे पहले हाई ब्लड शुगर आएगा। हाई ब्लड शुगर क्यों होगा? क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये जो आपकी एड्रेनल ग्लैंड है जो कि दोनों किडनी के ऊपर होती है, इसको अगर हम कट करते हैं तो इसके अंदर हमें 2 पोर्शन देखने को मिलते हैं। एक आपका कॉर्टेक्स जो कि आपके साइड पोर्शन है, बाउंड्री बनाता है, और एक आपका मेडुला, मेडुला, एम फॉर मिडिल, जो कि आपके जस्ट बीच में सिचुएटेड है। दोनों ही एरियाज अपने अपने अलग अलग हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। कॉर्टेक्स हमारा, आप देख सकते हो कि कॉर्टेक्स में अलग अलग तरह के हॉर्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे, कॉर्टेक्स जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रोड्यूस करता है, हार्मोन, एज अ हार्मोन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का मेन फंक्शन क्या है कि आपके अंदर के इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखता है। जितना इम्यून सिस्टम एक्टिव होना चाहिए उतना ही एक्टिवेट कराता है, अननेसेसरी एक्टिवेट नहीं कराता है। क्यों? क्योंकि अननेसेसरी एक्टिवेट अगर हो जाएगा आपका इम्यून सिस्टम, तो हो सकता है कि वो आपके इन्फेक्टेड सेल्स के साथ साथ हेल्दी सेल्स पे भी अटैक कर दे। साथ ही साथ आपका वेट बढ़ाने में हेल्प करता है, इंसुलिन को मेंटेन रखने में हेल्प करता है, कम करके रखता है। तो क्योंकि उसको ग्लूकोज को, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आ रहा है, ग्लूको खुद ही आ रहा है इसमें, यानी कि ये ग्लूकोज को इंक्रीज कराता है और इंसुलिन को कम करके रखता है। ग्लूकोज एज एन एनर्जी आपके अंदर बॉडी में काम करता है। आपके मसल्स को जब भी कुछ काम करना होता है तो वो ब्लड से ग्लूकोज को ही लेते हैं और देन वर्क करते हैं, ठीक है। और इंसुलिन को ये कम करके रखता है। इंसुलिन का मेन काम क्या है कि इंसुलिन ग्लूकोज का एनिमी होता है, दुश्मन होता है। ये ग्लूकोज को इंक्रीज होने से बचाता है, अननेसेसरी ग्लूकोज को इंक्रीज होने से बचाता है, ठीक है। इसके अलावा ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी भी बढ़ाता है। ऑस्टियोक्लास्ट एक तरह के बोन सेल्स होते हैं जो कि ओल्ड बोन को हटा करके अपने फ्रेंड से बोलते हैं, यानी कि ऑस्टियोब्लास्ट ब्लास्ट से बोलते हैं कि न्यू बोन्स के सेल्स को बनाए। समझ गए? यानी कि ओल्ड बोन्स जो हो जाती है उनको हटाने का काम करते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ये भी एक तरह के सेल्स होते हैं। साथ ही साथ ये बीपी को भी इंक्रीज करके रखता है। दूसरा हार्मोन है आपका एंड्रोजन हार्मोन, जो कि आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन करके रखता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक मींस होता है कि जब आप 14, 15 या 13 के हो जाते हो तब आपके ब्रेस्ट में चेंजेस होने लगते हैं, हिप्स में चेंजेस होने लगते हैं, वॉइस चेंजेस, प्यूबर्टी के एज में आपके हेयर्स में चेंजेस होने लगते हैं, आपकी जेनाइटल हेयर्स निकलने लगते हैं, अंडर आर्म्स हेयर्स निकलने लगते हैं, है ना। ये सारी चीजें, आपका फिगर चेंज होने लगता है, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, गर्ल्स में क्या, पीरियड्स आने लगते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें। साथ ही साथ एल्डोस्टेरोन रिलीज करता है जो कि आपके अंदर सोडियम को मेंटेन करके रखता है। सोडियम का काम क्या है कि आपका सेल्स अगर जब भी काम करना चाहते हैं तो आपका सोडियम क्या करता है, उनको एक तरह का कह सकते हैं कि हेल्प प्रोवाइड करता है नॉर्मल फंक्शन कराने के लिए। हम सब जानते हैं कि एक्शन पोटेंशियल, यानी कि आपकी सेल्स को कोई भी एक्शन करना होता है तो 3 सोडियम को वो अंदर लाता है, 2 पोटेशियम को वो बाहर लेके जाता है, जिससे कि सेल्स आपके अच्छे से काम कर सके।
तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक्शन पोटेंशियल के टाइम पे आपके सेल्स क्या करते हैं कि सोडियम को बाहर निकालते हैं और 2 पोटेशियम को इन करते हैं, जिससे कि वो एक्शन कर सकें। तो सोडियम अगर नहीं होगा तो कौन बाहर जाएगा, कौन ये एक्शन पोटेंशियल का काम कंप्लीट कराएगा। नेक्स्ट है आपको हार्मोन्स ऑफ द एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल मेडुला में क्या होता है कि जो बीच वाला पोर्शन है वो भी दो तरह के हार्मोन सिक्रेट करता है, एड्रेनालाइन एंड नॉन एड्रेनल लाइन। एड्रेनल लाइन आपके बॉडी के हार्ट मसल्स को काम कराने में हेल्प करते हैं, बीपी को इंक्रीज कराने में हेल्प करते हैं, आपके लंग्स को अच्छे से फंक्शन कराने में हेल्प करते हैं, आईज को अच्छे से फंक्शन कराने में हेल्प करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। साथ ही साथ नॉन एड्रेनालाइन आपके उस टाइम पे एक्टिवेट होता है जब आप फ्लाइट और फाइट करते हो, यानी कि जब आपको किसी से लड़ना होता है या किसी से डर के भागना होता है, उस टाइम पे नॉन एड्रेनालाइन एक्टिवेट हो जाता है और आपके बॉडी के उन मसल्स पे ज्यादा फोकस करता है जिन मसल्स को फाइट और फ्लाइट में करना होता है काम, जैसे हैंड्स और लेग्स के मसल्स में ज्यादा एंड ग्लूकोज या ब्लड सप्लाई जाती है, ब्रेन में ज्यादा ब्लड सप्लाई जाती है, आईज में ज्यादा ब्लड सप्लाई जाती है, डाइजेशन में कम ब्लड सप्लाई हो जाती है, साथ ही साथ हार्ट में ज्यादा ब्लड सप्लाई जाती है। क्यों? क्योंकि हार्ट तेज बीट करने लगता है जब आप भाग रहे होते हो या किसी से लड़ रहे होते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपका हॉर्मोन्स निकलते हैं। तो जब भी ट्यूमर हो जाएगा तो इन सारी चीजों के फंक्शन इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आपका बीपी को इंक्रीज करके रखता है। ठीक, तो जब आपको ट्यूमर अंदर हो जाएगा तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का लेवल अपने आप ही बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो जो बीपी नॉर्मली चल रहा था वो हाई हो जाएगा। हेडेक होगा। क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है, इसलिए आपको हेडेक होगा। हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाएगा। क्यों? मैंने आपको बताया था कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो ब्लड शुगर लेवल को भी इंक्रीज करता है और इंसुलिन को डिक्रीज करके रखता है। तो जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो वो क्या करेगा, इंसुलिन को और डिक्रीज कर देगा और आपके ब्लड शुगर को कंटिन्यूस इंक्रीज करता रहेगा, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हाई सोडियम लेवल, तो मैंने आपको बताया था कि जो एल्डिस्टेरोन है वो सोडियम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो अगर एल्डिस्टेरोन इंक्रीज हो जाएगा, एल्डिस्टेरोन यहाँ पे देख लो, ये कॉर्टेक्स का जो काम कर रहा था, हार्मोन निकल रहा था एल्डिस्टेरोन, वो इंक्रीज कर रहा था सोडियम को। ठीक है, तो सोडियम अगर इंक्रीज होगा तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा एट द टाइम ऑफ द ट्यूमर। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एंड्रोजन का काम क्या है कि वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक मेंटेन करके रखता है, यानी कि आपके हेयर ग्रोथ को जहां पर भी आप जब प्यूबर्टी एज में आते हो तो आपकी जेनाइटल ऑर्गन में, आपके अंडर आर्म में, आपकी बॉडी में हेयर ग्रोथ होने लगती है, तो वो एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ करने लगेगा। इंक्रीज द वेट और डिक्रीज द वेट, आपका वेट इंक्रीज क्यों हो सकता है? क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का लेवल बढ़ गया है, तो वेट गेन ज्यादा हो सकता है। वेट गेन कम इसलिए हो सकता है क्योंकि आपको आगे चल के कह सकते हैं कि चेस्ट पेन होगा, आपका डिप्रेस मूड मतलब रहने लगेगा, एंजाइटी, नोजिया, इस तरह की सिम्टम्स आने लगेंगे, एब्डोमिनल पेन, बहुत सारी चीजें ऐसी होने लगेंगी जिसकी वजह से आप खा नहीं पाओगे और आपका वेट लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों इंक्लूड कर रखे हुए हैं। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेच मार्क ऑन द एब्डोमेन। तो जब आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ता चला जाएगा, है ना, आपका फैट भी बढ़ेगा साथ ही साथ। तो जब आपका फैट बढ़ेगा तो आपके बॉडी पे, आपके एब्डोमेन पे जब मसल स्ट्रेच होंगी तो उसमें स्ट्रेच मार्क्स दिखेंगे। डिप्रेस मूड डिप्रेस इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपके न्यूरोट्रांसमीटर एक तो अफेक्टेड हो रहे हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर आपके ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। उनके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी क्योंकि ब्लड शुगर लेवल भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है ना, इस वजह से आपके न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब हो जाएंगे और आपको डिप्रेस मूड वगैरह रहने लगेगा, जिसकी वजह से आपको हेडेक भी होगा, एंजाइटी भी होगी, ये सारी चीजें आपको होंगी। नर्वसनेस भी लगी रहेगी। क्यों? क्योंकि आप नर्वस रहोगे, आपका मूड डिप्रेस होगा, आप कुछ काम नहीं कर पाओगे, आप डेली एक्टिविटी नहीं कर पाओगे, आप नर्वस भी रहोगे। मे बी आपको पैनिक अटैक्स आने लगे। पैनिक अटैक्स मीन्स होता है कि एकदम टेंशन से डर के जो अटैक्स आते हैं, आप घबरा जाते हो, स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग होने लगती है, उन्हें हम पैनिक अटैक्स बोलते हैं।
तो आप इतना ज़्यादा डिप्रेस मूड के हो जाओगे या इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा आपका माइंड ड्यू टू द एबनॉर्मल कह सकते हैं कि हार्मोनल चेंजेस, जिससे आपको पैनिक अटैक्स आने लगेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस एक तरह की डिजीज होती है जिसमें आपके बोन्स ब्रेक हो जाती हैं, टूटने लगती हैं। क्यों? क्योंकि आपके बोन्स के जो कह सकते हैं कि अंदर जिन सेल्स से बोन्स मिलके बनती हैं वो सेल्स बहुत थिन हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, है ना? जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस आपको हो जाएगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी इंक्रीज कर रहा था, यानी कि बोन को डिस्ट्रॉय करने वाले, ओल्ड बोन को हटाने वाले सेल्स का को की एक्टिविटी को बढ़ा रहा था, राइट? तो यहाँ पे जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अननेसेसरी इंक्रीज हो चुका है ट्यूमर की वजह से, तो आपके ऑस्टियोक्लास्ट भी अननेसेसरी इंक्रीज हो चुके होंगे, जिसकी वजह से अननेसेसरी बोन कह सकते हैं कि डैमेज हो रही होंगी, बोन डिस्ट्रॉय कर रहा होगा ये सेल्स, और आपको बोन डिजीज हो जाएगी, दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस। ट्रैकीकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया मीन्स होता है इंक्रीज द हार्ट रेट। तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हार्ट पे प्रेशर पड़ रहा है। जब हार्ट आपका बहुत तेज से फंक्शन कर रहा था ड्यू टू द एड्रेनालाइन, ठीक, तो अब एड्रेनालाइन भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से आपका हार्ट बहुत फास्ट 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 बीट करने लगेगा, दैट इज नोन एज टैकीकार्डिया, जिसकी वजह से आपको चेस्ट पेन फील होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले एज ऑलवेज आपको क्या करना है? हिस्ट्री कलेक्शन करना है। तो आपको हिस्ट्री कलेक्शन में हर एक डिजीज के बारे में पूछना है कि क्या उनके किसी प्रीवियस कह सकते हैं कि ट्यूमर का कोई ट्रीटमेंट तो नहीं चल रहा था, क्या उनकी फैमिली में किसी को ट्यूमर था, कोई किसी कैंसर से किसी कैंसर की वजह से डेथ हो गई हो किसी की, या मतलब हो सकता है कि कैंसर की रिस्क फैक्टर्स हों, किसी को ऐसी वाली डिजीज हो, लाइक कर्ने डिजीज हो आपकी, लीफ्यूमिनी सिंड्रोम हो, मतलब दीज टाइप ऑफ डिजीज जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में रिस्क फैक्टर्स में पढ़ा दिए थे। तो ये सारी चीजें आपको पूछना है। नेक्स्ट है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में आप सबसे पहले वाइटल साइंस चेक करोगे, जिसमें आपको पल्स और बीपी काफी हद तक इंक्रीज मिलेगा। नेक्स्ट, हेड टू टू एग्जामिनेशन में हेड जब आप देखोगे, उसमें आप वो बताएगा पेशेंट आपको कि पेशेंट को हेडेक हो रखा हुआ है। फेस में कंफ्यूजन, डिस्कम्फर्ट, इरिटेशन, नर्वसनेस मिल जाएगी। पेन में आपको क्रोनिक पेन कभी कदार पेशेंट बताएगा कि उसको होता है, या चेस्ट पेन आपको वो बताएगा। साथ ही साथ एब्डोमेन पे अगर आप देखोगे तो स्ट्रेच मार्क्स मिलेंगे। इसके साथ साथ अननेसेसरी हेयर्स मिलेंगे आपको, हेयर ग्रोथ मिलेंगे, जैसे फेस पे मिल गए आपको, अंडर आर्म या कहीं पर भी आप पूछोगे तो अननेसेसरी वो बताएगा, जहाँ पे इतने हेयर्स नहीं होने चाहिए उतने हेयर्स की ग्रोथ मिल रही है। तो जब ये सारी चीजें आप कर लोगे, नेक्स्ट है आपका ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट में आपको क्या करना है? तो सबसे पहले ब्लड शुगर लेवल आपको चेक करना है। तो उसमें आप फास्टिंग चेक करोगे। फास्टिंग क्या होता है? 6 घंटे के गैप पे, खाने के बाद 6 घंटे के गैप पे जब हम ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं, 6 आवर में वो कुछ भी नहीं खाएगा और कुछ भी ऐसा नहीं पिएगा, जैसे टी हो गई, कॉफी हो गई या कोल्ड ड्रिंक हो गई, ये सब उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वाटर पी सकता है, ठीक है? तो इतना गैप के बाद जब हम टेस्ट कराते हैं तो उसे हम फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं। तो नॉर्मली ब्लड शुगर लेवल आपका कितना होता है? 99 से 100 के बीच में होता है। तो यहाँ पे डायबिटीज के तो चांसेस बढ़ गए थे, है ना? नॉर्मली कितना होता है? 99 से 100। तो जब ब्लड शुगर के चांसेस बढ़ गए थे आपके, तो आपका फास्टिंग लेवल काफी ज्यादा हाई मिलेगा, मोर देन 100 आपको मिल सकता है आपका फास्टिंग ब्लड शुगर, जिससे आपको 3 दिन की रीडिंग में ये पता चल जाएगा कि उसको डायबिटीज हुई है या नहीं हुई है। नेक्स्ट, ब्लड टेस्ट में आपको हार्मोन्स चेक करने पड़ेंगे कि हार्मोन्स का लेवल क्या चल रहा है। तो सबसे पहले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन था, जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था हर एक चीज के लिए, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आपको चेक करना पड़ेगा। नॉर्मल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आपका 3 से 10 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होता है। नोट कर लीजिए, 3 से 10 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, इवनिंग में 4 पीएम में, नोट कर लीजिएगा। और मॉर्निंग में 6 से 8 एएम में आपका 20 के आसपास 20 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होता है, ठीक है? ये आपका नॉर्मल लेवल होता है, किस चीज का? आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का।
तो अगर इससे ज़्यादा आपको मिलेगा मॉर्निंग और इवनिंग का, तो आप समझ जाना कि प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। नेक्स्ट है आपका एंड्रोजन लेवल। तो एंड्रोजन लेवल भी आपका नॉर्मल कितना होता है, नोट कर लीजिए, 300 से 1000 नैनोग्राम Ng पर DL पर डेसीलीटर, नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है मेन में। ठीक है, तो मेन में एंड्रोजन लेवल कितना होता है, 300 से 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर मेन में होता है, और वुमेन में आपका 15 से 70 नैनोग्राम पर डीएल होता है। अगर इसमें ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा आपको, 1000 से ज़्यादा मिले मेन में, या 70, 80, 90 से ज़्यादा मिले वुमेन में, तो ये मे बी प्रॉब्लम क्रिएटिव है। नेक्स्ट है आपका एल्डोस्टेरॉन। तो एल्डोस्टेरॉन में सोडियम लेवल हम चेक करेंगे ब्लड के अंदर। तो नॉर्मल सोडियम लेवल 2 से 9 Ng पर DL होता है। ठीक है, 2 से 9 Ng नैनोग्राम पर DL डेसीलीटर होता है। तो ये है आपका एल्डोस्टेरॉन यानी कि सोडियम लेवल। तो सोडियम लेवल भी आपको इंक्रीज मिलेगा क्योंकि ये सारे हार्मोन इंक्रीज हो चुके हैं। नेक्स्ट है आपका एड्रेनालाइन। तो एड्रेनालाइन आपका 0 से 140 pg पर ml देखने को मिलता है। 0 से 140 pg पर ml देखने को मिलता है, और नॉन एड्रेनालाइन आपका 70 से 1700 pg पर ml देखने को मिलता है नॉर्मली। अब अगर डिजीज कंडीशन है या ट्यूमर है तो एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन दोनों ही आपको इंक्रीज मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बायोप्सी कराएं, जब हम ये सारी चीजें पता कर लेंगे तो हम बायोप्सी कराएंगे, तो हमें एड्रेनल ग्लैंड की बायोप्सी करानी पड़ेगी, जिसमें हमें एक टिश्यू लेना पड़ेगा और वो टिश्यू हमें सेंड करना पड़ेगा लैब में, जिससे पता चल जाएगा कि हाँ ये कैंसरस है या नहीं है। नेक्स्ट है आपका अल्ट्रासोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड। तो जब आप अल्ट्रासाउंड कराओगे तो आपको कुछ इस तरह की इमेज मिलेगी। आपको एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर एक एक्स्ट्रा मास देखने को मिलेगा। तो वो एक्स्ट्रा मास को कंफर्म करने के लिए आप सीटी स्कैन कराओगे। सीटी स्कैन में ऑलमोस्ट आपको क्लियर व्यू मिलता है। ठीक है, तो इसको कंफर्म करने के लिए आपने सीटी स्कैन कराया। अब आपको ये पता करना है कि कितने डीपली ये ट्यूमर फैला है ना, कितना डीप ये जा चुका है। तो उसके लिए आपको एमआरआई कराना पड़ेगा। तो एमआरआई से पता चलेगा कि कौन सी टिश्यू के लेयर तक इसके इफेक्ट जा चुका है, या ये ट्यूमर कितने डीपली फैल चुका है आपके एड्रेनल ग्लैंड के अंदर। फिर आप पीईटी स्कैन कराओगे, दैट इज पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। तो पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी क्या है, ये एक तरह का स्कैन होता है जो कि ये डिफरेंशिएट करता है कि ये ट्यूमर बिनाइन है कि मैलिग्नेंट है। ये इस तरह की इमेज दिखाता है जिसमें आपको ये दिख रहा होगा स्प्रेडिंग ऑफ द ये ट्यूमर। ठीक है, तो स्प्रेडिंग ऑफ द ट्यूमर से पता चल जाएगा कि ये आपके सिर्फ एड्रेनल ग्लैंड के अंदर स्थिर है या किडनी के अंदर भी आ चुका है। तो ये आपके बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर को डिफरेंशिएट करने के लिए होता है। नेक्स्ट आपका मैनेजमेंट देख लेते हैं। तो मैनेजमेंट में आपको क्या करना है कि बीपी मॉनिटर करते रहना है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता रहेगा तो हार्ट पे या हार्ट के मसल्स पे प्रेशर पड़ता रहेगा और आपके हार्ट फेल होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स आपके बीपी को मैनेज करने के लिए होता है, जिसमें आप कई तरह के ड्रग्स देख सकते हो या दे सकते हो, जैसे नाइट्रोप्रोसाइड या लेबेटालॉल, एस्मोलॉल। ये कई तरह की ड्रग्स होती हैं जो कि बीटा ब्लॉकर्स होती हैं, बहुत इफेक्टिव होती हैं। कैसे काम करती हैं ये ड्रग्स? ये ड्रग्स आपके इपिनेफ्रिन या एड्रेनलाइन को, जो हार्मोन होता है जो कि आपके बीपी बढ़ाने का काम करता है, उसके इफेक्ट को कम करती हैं। साथ ही साथ ये हार्ट की मसल्स को स्लो करती हैं ताकि वो स्लो स्लो पंप करे। नाइट्रोप्रोसाइड जो है वो आपके कह सकते हैं कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है। ब्लड वेसल्स डायलेट करने का मतलब क्या है कि ब्लड वेसल्स को फैला देना, देखो इस तरह से डायलेट करती है। अगर ब्लड वेसल्स का एरिया कम होगा तो इसमें से प्रेशर बहुत तेज निकलेगा। जैसे कि आप पाइप देखते हो, आप वाटर या पानी डालते हो अपने पेड़ों में,
तो उसमें आप अगर आगे फिंगर लगा देते हो तो जो प्रेशर होता है वाटर का वो तेज से आ जाता है। उसी तरह से जब आप इसका एरिया कम करोगे, यानी कि जब इसका एरिया कम रहेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और जब आप एरिया इसका बढ़ा दोगे तो प्रेशर अपने आप ही कम हो जाएगा, जैसे कि पाइप में होता है। जब आप अपनी फिंगर हटा देते हो तो प्रेशर फिर से नॉर्मल आ जाता है। इसी तरह से नेट्रोप्रोसाइट क्या कर रहा है कि उस प्रेशर को कम कर रहा है इसका एरिया बढ़ा के। लेबिटालॉल डायरेक्टली और एसोमोलॉल डायरेक्टली आपके हार्मोन्स पे, यानी कि एपिनेफ्रिन या एड्रेनालाइन हार्मोन्स पे क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, और दोनों हार्मोन्स मतलब दोनों लोग हार्मोन्स को डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है आपका मिथाइलोसराइन। ये भी आपका बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ आप डाइटरी प्लान कर सकते हो, उनको मना कर सकते हो कि सोडियम कम लें और कैफीन कम लें। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, कैफीन क्या करती है कि आपके ब्लड के प्रेशर को इंक्रीज करती है, और सोडियम आपके बीपी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ स्ट्रेस को कम लें, वरना स्ट्रेस हार्मोन आपके अंदर कह सकते हैं कि जो मेडिसिन जा रही हैं उनके इफेक्ट को कम कर देगा। अदर ड्रग्स देख लेते हैं, हेडिंग डाल देना अदर ड्रग्स। इसमें पायरोनोलैक्टोन, ये एक तरह का ड्रग होता है जो कि आपके एल्डोस्टेरॉन को डिक्रीज करता है, यानी कि आपके एल्डोस्टेरॉन किस लिए कर रहा था काम, सोडियम लेवल को इंक्रीज कर रहा था। तो ये ड्रग आपके डायरेक्टली सोडियम लेवल को डिक्रीज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है मेफिप्रेस्टोन। तो मेफिप्रेस्टोन आपके कॉर्टिसोल यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के इफेक्ट को कम करता है। इसके अलावा टेमोक्सिफिन और जितने भी ये ड्रग्स हैं, ये सारे क्या करते हैं कि ईस्ट्रोजन लेवल को डिक्रीज करते हैं, जो कि आपके कह सकते हैं कि एंड्रोजन की वजह से इंक्रीज हो रहा है, और ये कैंसर को बनाने में हेल्प करता है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर को। तो ये ड्रग्स जो है काफी केसेस में देखे गए हैं कि आपके एड्रेनल ट्यूमर्स को डिक्रीज कराने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सर्जरी। तो जब आपका कह सकते हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाता है, या नॉर्मली इसमें सर्जरी करके हम निकाल ही देते हैं ट्यूमर को, तो क्या सर्जरी है, एड्रेनोलेक्टमी। एड्रेनोलेक्टमी मीन्स होता है रिमूवल ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड। अब अगर आप इसके आगे बाय लगा दो, बाय, तो इसका मतलब दोनों तरह की एड्रेनल ग्लैंड को रिमूव कर दिया गया, या आप इसके आगे यूनी लगा दो तो एक तरफ की एड्रेनल ग्लैंड को रिमूव कर दिया गया है। तो ये देखो ट्यूमर है तो हमने ग्लैंड को रिमूव कर दिया। नेक्स्ट है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। तो इसमें आपको पेशेंट को कैंसर के बारे में बताना है, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस बताना है, सर्जरी क्यों करानी है वो बताना है। साथ ही साथ उनको डाइवर्जनल थेरेपी देनी है कि उनका माइंड कहीं और लग जाए। उनको आप प्ले थेरेपी दे सकते हो, म्यूजिक थेरेपी दे सकते हो। साथ ही साथ आप उनसे आईपीआर मेंटेन करके उनसे कांटेक्ट में रह सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, है ना, ये सारी चीजें कर सकते हो। इसके साथ साथ प्रमोट करना है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को। हो सकता है कि उनको सर्जरी के लिए कंसर्ट साइन करने में या सर्जरी के लिए हाँ बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारे लोग सर्जरी से डरते हैं, तो सर्जरी के बेनिफिट्स आपको बताने हैं। आपको बताना है कि अगर आप सर्जरी नहीं कराओगे तो उसका लॉस क्या है, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताना है, ये सारी चीजें आपको बतानी है। इम्प्रूव करोगे कोपिंग एबिलिटी को, तो वो कोप कर सकें, वो अपने आप को एडजस्ट कर सकें, वो अपने आप को काम रख सकें, इसके लिए आप उनको हेल्थ एजुकेशन दोगे रिगार्डिंग डिजीज कंडीशन। एक्सप्लेन द होल प्रोसीजर्स बिफोर सर्जरी। सर्जरी से पहले सारा प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये पेशेंट का राइट होता है, उसको अपने सर्जरी, उसके ट्रीटमेंट, उसके प्रोसीजर्स के बारे में उसको पता होना चाहिए। प्रोवाइड पोस्ट ऑफ केयर, यानी कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर आपको प्रोवाइड करनी है आफ्टर सर्जरी, जैसे कि कैथेटर केयर हो गई आपको, ओरल केयर हो गया आपको, बैक केयर हो गई, ये सारी चीजें आपको देनी है। नेक्स्ट, एजुकेट अबाउट द फॉलो अप केयर। डिस्चार्ज होने के टाइम पे जो भी उसको दिया जा रहा है लाइक मेडिकेशन, आपको बताना है कि वो मेडिकेशन उसको टाइम टू टाइम लेना है। प्रिवेंशन, अभी तक इसका कोई पर्टिकुलर प्रिवेंशन नहीं आया है, क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर कॉजेज ही नहीं पता चले हैं, दैट्स वाई प्रिवेंशन नहीं आया है। तो आप प्रिवेंशन के लिए बस ये है कि उनको अपना हेल्दी रखना है, एक्सरसाइज, डाइट पे ध्यान देना है, कॉमन प्रिवेंशन आप उन्हें बता सकते हो। साथ ही साथ कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकते हैं, तो ट्यूमर जो है रीडेवलप हो सकता है अगर सर्जरी नहीं हुई है, मेडिकेशंस पे उन्होंने उस ट्यूमर को कम कर दिया साइज, या तो वो रीडेवलप हो सकता है और डेथ हो सकती है। सो दीज ऑल आर दी
stages, clinical features, diagnostic evaluation, management, nursing management, surgical management, complication and prevention of the adrenal tumor. If you are having doubt, please ask me in a comment box. और इससे पहले वाला जो वीडियो है पार्ट 1 वो आप देख लो, मेरे एंड स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करो, उसको देखो, देन सेकंड पार्ट देखो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा. सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.